हेलो एवरीवन, आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने ऐसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके क्वेश्चंस और आंसर दोनों को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो से पहले हम लोग एक वीडियो और देख चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इस सीरीज के अंदर। तो उस वीडियो का अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस आते हैं, या फिर स्टेट लेवल इंग्लिश टीचर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वीडियो के ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आइए हम लोग जो है आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका जो पार्ट सेकंड है। पार्ट वन को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आप इसको चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11, तो 1 से लेकर 10 तक पहले वीडियो में, 11 से लेकर 20 तक सेकंड वीडियो में, इसी तरह से बाकी के जितने भी वीडियो सीरीज में आएंगे एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलिवर ट्विस्ट शॉक द अथॉरिटीज ऑफ द वर्क हाउस बाय। तो ओलिवर ट्विस्ट जो कि चार्ल्स डिकेंस का बहुत फेमस नॉवल है, विक्टोरियन एरा में लिखा गया नॉवल है। तो ओलिवर ट्विस्ट ने क्या बोलकर वर्क हाउस के जो पीपल थे, जो जिनसे वो कुछ मांग रहा था या कुछ कर रहा था, उनको उसने मतलब ये बात सुनकर उसकी अथॉरिटी वाले बहुत एकदम शॉक में हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, बीटिंग मिस्टर बम्बल, आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ, रनिंग अवे फ्रॉम द वर्क हाउस, शाउटिंग एट मिसेस मन। ओके, तो ओलिवर ट्विस्ट ने ऐसा क्या अथॉरिटी से पूछ लिया जिससे देखकर अथॉरिटी वाले जो हैं, वर्क हाउस वाले जो अथॉरिटीज वाले हैं, अथॉरिटी मतलब यहाँ पे लोग से हैं, तो उनको एकदम शॉक हो गया। तो ओलिवर ट्विस्ट अगर आप नॉवल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ओलिवर ट्विस्ट जो है ऑर्फन में, मतलब एक तरह से एक ऑर्फन बॉय है, बचपन से ही एक तरह से अनाथालय में रह रहा है। तो उसने क्या किया, ओलिवर ट्विस्ट ने अथॉरिटी से ज्यादा ब्रॉथ मांग लिया। तो ब्रॉथ मतलब एक तरह से यहाँ पे चिकन सूप है, तो चिकन सूप मांग लिया, जिसकी वजह से वर्क हाउस वाले लोगों को ये सुनकर बड़ा शॉक हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि अथॉरिटीज वाले जो हैं ऑलरेडी बहुत सारा जो सूप है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखकर जो है उनको एकदम शॉक हो गए। तो ओलिवर ट्विस्ट जो है चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवल है। देखिए ये तो ठीक है कि उसने ऐसा क्या पूछा वो तो मैंने बता दिया, बट ओलिवर ट्विस्ट का जो चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है ना, ये सेकंड नॉवल है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो स्टोरी है वो यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट नाम का एक लड़का है जो कि बचपन से अनाथालय में रह रहा है, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी है। इसको आप जाके पढ़िएगा इस नॉवल को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बी है, आस्किंग फॉर मोर ब्रॉथ। ओके, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। Next question, question number 12. William Hazlitt feels that to know the force of human genius, we must read the Shakespeare, but to know the insignificant of learning, we may study. तो यहाँ पे विलियम हैजलिट कह रहे हैं कि if we want to understand the human genius, we should read the Shakespeare. But if we want to learn some more and more insignificant thing of learning, so what we should do now? So we should study the Hamlet एंड इंसाइक्लोपीडिया, शेक्सपियर कॉमेंटेटर्स, शेक्सपियर सोनेट्स। तो यहाँ पर विलियम हैजलिट ने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक तरह से यहाँ पे बताया है कि अगर हमें एक तरह से बहुत ज़्यादा लर्निंग, इनसिग्निफिकेंट ऑफ लर्निंग अपनी ज़िंदगी में सीखनी है तो हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर विलियम हैजलिट का जो कहना है कि अगर हम लोग जो हैं लर्निंग को बहुत अच्छा, मतलब 10x की स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें शेक्सपियर की कॉमेंटेटर, यानी शेक्सपियर के बारे में जो कॉमेंटेटर्स, मतलब एक तरह से यहाँ पे है कि शेक्सपियर की जो पोएम्स हैं या सोनेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर ड्रामा है, उनके ड्रामा की जो एक तरह से आप इसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, क्रिटिक्स कह सकते हैं, मतलब शेक्सपियर के बारे में जो लोगों ने उनके बारे में जो कहा है, तो अगर हम उसको बहुत गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें इनसिग्निफिकेंट ऑफ लर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो तो मैं बता ही दूंगा, शेक्सपियर कॉमेंटेटर है। तो विलियम हैजलिट कौन थे जरा ये भी देख लेते हैं। तो विलियम हैजलिट जो है इंग्लिश एसिस्ट हैं,
ड्रामा उन्होंने काफ़ी लिखे, लिटरेरी क्रिटिक्स भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर के बारे में कौन लिखेगा, शेक्सपियर के बारे में क्रिटिक्स लिखेंगे जो उस समय के लोग हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है शेक्सपियर के बारे में लिखा है। इसके अलावा जो विलियम हैजलिट्स है वो एक पेंटर भी रहे हैं, सोशल कमेंटेटर भी रहे हैं और एक फिलोसोफर भी रहे हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है वो वाज विलियम हैजलिट, सो विलियम हैजलिट वाज इंग्लिश एसेस्ट, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, पेंटर, सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है सी है, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, शेक्सपियर कमेंटेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, why are Elizabeth Barrett Browning sonnet called from sonnets from the Portuguese या फिर पोर्टुगीज। ओके, तो यहाँ पे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो सोनेट है उसे हम लोग क्यों कहते हैं फ्रॉम द सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। शी रोट द होल इन पोर्टुगल, द सोनेट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज, शी प्रेजेंटेड अंडर द गुइस ऑफ द ट्रांसलेशन फॉर द पोर्टुगीज लैंग्वेज, द सोनेट्स वर नरेटेड बाय द पोर्टुगीज। तो यहाँ पर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो सोनेट है उसे क्यों कहा जाता है फ्रॉम द सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो यहाँ पर देखिए पोर्तुगाल एक कंट्री है और पोर्टुगीज जो है वो लैंग्वेज है। तो उनके पहले तो ये देख लेते हैं कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने क्या लिखा है। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने काफ़ी सारे जो सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स लिखा है जिनको कहा जाता है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। ओके, तो पोर्टुगीज एक लैंग्वेज है, पोर्टुगीज एक लैंग्वेज है आपके यूरोपियन में बोलने वाली है, जो कि पुर्तगाल कंट्री में बोली जाती है, हम इसे पोर्टुगल भी कह सकते हैं। बट ये जो पब्लिश हुई थी 1815 में पब्लिश हुई थी, और इस सोनेट को हम लोग कहते हैं सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है इसमें 1850 में जो उन्होंने सोनेट्स लिखे थे, उन्होंने 44 लव सोनेट्स लिखे हैं। अब ये सोनेट्स क्या होता है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो जो पूरे के पूरे सोनेट्स हैं वो पोर्टुगीज लैंग्वेज से ट्रांसलेट किए गए हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज। ओके, तो उन्होंने पोर्टुगीज लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उस सोनेट्स को प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, इसलिए द करेक्ट आंसर इज सी, शी प्रेजेंटेड अंडर द ग्रीज ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्टुगीज लैंग्वेज। तो सबसे पहले पोर्टुगीज में उनको लिखा गया, उसके बाद जो है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विलियम हैजलिट्स लव टू रीड द बुक्स ऑलरेडी रीड बाय हिम बिकॉज, यानी विलियम हैजलिट्स को उन किताबों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था जिन्हें जनरली वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। व्हाई? बिकॉज ही लाइक्स ओल्ड आइडिया, ही एडमायर्स दोज ऑथर्स, ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, he cannot appreciate new books. So why William Hazlitt again and again read the same kind of book which already have been read by him? Because he know what to expect. Okay, तो इसमें विलियम हैजलिट्स का जो उनका बुकों के प्रति प्यार है वो तो देखने को मिलता है, बट जनरली उनका जो ये प्यार था वो इसलिए था क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमें वो किसी भी तरह का सरप्राइज जो है उन्हें पसंद नहीं है। ऑलरेडी बुक्स जो वो पढ़ चुके हैं उनको बार बार पढ़ना उन्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। जब हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है तो हम लोग जो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सी है, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, ही नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, रॉबर्ट ब्राउनिंग होम थॉट फ्रॉम द अब्रॉड डिस्क्राइब, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो पोएम है होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड क्या डिस्क्राइब करती है। तो देखिए होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड जो है एक पोएम है, वो क्या डिस्क्राइब करती है। हिज लव फॉर इंग्लैंड नेचुरल ब्यूटी, द पोइट डेस्पेयर एज ही इज अब्रॉड, हिज पैट्रियटिज्म, हिज मेमोरी ऑफ होम एंड हिज होम सिकनेस। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये जो पोएम लिखी थी होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है पहले इसको देख लेते हैं। तो उस पोएम में ऐसा उन्होंने क्या लिखा था जरा इसको भी देखते हैं। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो इंग्लिश पोइट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ड्रामा पब्लिश मतलब लिखे हैं। इसके अलावा जो उनका जो ये होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड है ये लिखा गया था 1845 में। कब लिखा गया था? 1845 में। और ये जो पोइट हैं, दो पोइट हैं, ये उस समय क्या थे, इटली में रह रहे थे। तो द पोइट वाज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली एट दैट टाइम व्हेन ही रोट दिस पोएम होम थॉट फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो है उनका जो है एक तरह से जो होम सिकनेस है वो शो करती है। तो हिज मेमोरी ऑफ होम एंड हिज होम सिकनेस, इट्स
we can get the idea from by reading this poem. So please mark D as a correct answer. His memory of home and his homesickness. Okay. सो स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स जो है काफ़ी सारे प्रोवाइड किए जाते हैं BSI एकेडमी पर। तो इन कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें UGC नेट एग्जाम है, सेट एग्जाम है, TGT PGT कोर्स अवेलेबल है, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू द स्टेट PSC जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी कोर्स अवेलेबल है। साथ में PSG एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के बारे में आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्फन डॉटर ऑफ द पेनीलेस आर्टिस्ट इन द वैनिटी फेयर इज, यानी जो ऑर्फन डॉटर है एक वैनिटी फेयर के अंदर एक कैरेक्टर है जिसमें एक लड़की है जो कि बचपन से ही अनाथ हो जाती है और वो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो वो कौन है, वो कैरेक्टर कौन है? एमिली सैडली, बेकी शार्प, ऑसबॉर्न, नन ऑफ दीज। तो वैनिटी फेयर में जो ये ऑर्फन डॉटर है या ऑर्फन लड़की है वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वैनिटी फेयर की बारे में बात करें तो वैनिटी फेयर जो है एक नॉवल है जिसको लिखा है विलियम मेकपीस ठाकरे ने, और इसमें एक कैरेक्टर है बेकी शार्प। तो बेकी शार्प जो है इस नॉवल का मेन प्रोटोनिस्ट है, आप उसको बोल सकते हैं। और जो लेडी है तो मेन जो बेकी शार्प है ये बचपन से अनाथ हो जाती है, जिसे पहले जो है अनाथालय में रखा जाता है, बाद में इसे कम्युनिटी कॉलेज में भेजा जाता है। और कम्युनिटी कॉलेज में वहाँ पे जो मेन और जो सेंटर और मेन प्रोटोनिस्ट है उनके साथ भी उसकी मुलाकात होती है। तो बेकी शार्प जो है इस कि एक्चुअली में क्या इसमें कोई भी मेन प्रोटैगनिस्ट ना मालका, मतलब इसमें 3-4-5 ऐसे कैरेक्टर हैं जो बार बार आते रहते हैं इस पूरे के पूरे नॉवल के अंदर, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो तो बेकी शार्प है। बट उससे पहले भी ये जो नॉवल है ना ये 19 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था फ्रॉम 1847 से 1848 में। ओके, इसे 19 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था सीरियली। और ये जो वैनिटी फेयर है इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बेकी शार्प है। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रॉसिंग द बार द पोइट से आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, हेयर द पायलट स्टैंड्स फॉर होम, डेथ, गॉड, जॉय। अब यहाँ पर जो पोयम है इन क्रॉसिंग द बार, तो क्रॉसिंग द बार एक पोयम है। अब इसमें एक लाइन है, आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। अब यहाँ पर पायलट क्या बताता है जरा हम लोग देखते हैं। तो ये जो पोयम है द पायलट, जो वर्ड यूज किया गया है वो मेटाफर है गॉड के लिए, जिससे गॉड मतलब वो जो पोइट है गॉड से मिलना चाहता है फेस टू फेस। तो यहाँ पर पायलट एक वर्ड जो है वो मेटाफर है जो कि गॉड के लिए यूज किया गया है। और स्पीकर यानी पोइट जो है खुद पर्सनली गॉड से मिलना चाहता है फेस टू फेस। और ये जो पोयम है क्रॉसिंग द बार ये 1889 की पोयम है जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। तो प्लीज इसमें जो करेक्ट आंसर जो है आपका गॉड है, जिससे क्रॉसिंग द बार जो पोयम है 1889 में लिखी गई है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है। तो इसमें जो करेक्ट है आंसर प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट अप्लाइज टू अन्ना कारेनिना। तो अन्ना कारेनिना जो है एक नॉवल है जो कि बहुत फेमस पर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो अन्ना कारेनिना नॉवल है तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इसको बताते हैं। अमंग हर मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी आर पैशनेट स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म। पहला ऑप्शन मतलब पहला पॉइंट, शी एक्सपेक्ट द एक्साइल टू विच शी हैज बीन कंडेम्ड। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, शी इज अ विक्टिम ऑफ रशियन पैट्रियार्कल सिस्टम। जो पैट्रियार्कल सिस्टम है यानी जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो जनरली रशिया में प्रिवेल थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो फोर्थ पॉइंट है, अन्ना इज डीपली डिवोटेड टू हर फैमिली एंड चिल्ड्रन। तो इसमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है? 1 एंड सेकंड एंड थर्ड, 1 एंड 3 एंड 1, 3, 4। तो यहाँ पे अन्ना कारेनिना जो नॉवल है आपका, यहाँ पे उस पर्सन ने वॉर एंड पीस नाम का एक बहुत फेमस नॉवल लिखा है। अगर आपको जिस ऑथर का नाम मैं बताने जा रहा हूँ तो अगर मैं बताऊंगा भी नहीं बट मैंने आपको बता दिया, वॉर एंड पीस नाम का उन्होंने बहुत फेमस नॉवल लिखा है। और ये जो नॉवल है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है।
तो ये नॉवल जो है अन्ना करेनिना नॉवल जो है 1877 में पब्लिश हुआ था। एक क्लासिकल स्टोरी बेस्ड है जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था इसको। तो लियो टॉल्स्टॉय ने जो ये नॉवल लिखा है ये जो है ये रशिया की उस जैसे मैंने बताया आपको मेल डोमिनेट सोसाइटी पे एक तरह से उस समय ये मेल डोमिनेट सोसाइटी थी रशिया की। तो ये पैट्रियार्कल सिस्टम से मतलब ये नोवेल जो है वो भरा हुआ है और वो जो है विक्टिम है, मतलब जो अन्ना जो है वो विक्टिम है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी की। तो यहाँ पर जनरली वो जो लेडी है अन्ना, शी इज़ वेरी डिवोटेड टू हर फैमिली एंड चिल्ड्रन, और उसका फिर इसीलिए क्या हुआ इसी बीच में उसका एक मैरिटल अफेयर हो गया और जो रिलेशनशिप था उसका काउंट फ्रांस्की से था। तो वो जो थी उसने अपना जो ये रिलेशनशिप था जो ये अफेयर था ये पब्लिकली ओपन हो गया जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई उसके लिए। तो जनरली जो रशिया की जो उस समय की सोसाइटी थी पैट्रियार्कल सिस्टम था तो उसको काफ़ी तरह की प्रॉब्लम सामना करना पड़ा, बट अल्टीमेटली वो बहुत जीना चाहती थी और डिटरमिनेशन टू लिव लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म पे जीना चाहती थी। तो इसकी वजह से बट स्टिल वो अपनी फैमिली को अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उसने अपना जो उसका रिलेशनशिप था काउंट वर्स्किस के उसका वो ओपन हो गया और बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द नॉवल शी वॉज उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन के नीचे आकर। तो ये काफ़ी अच्छा नॉवल रहा है और अपनी लियो टॉल्स्टॉय भी इसको अपना अन्ना करेनिना को बहुत अपना बेस्ट नॉवल अब तक का मानते थे। वैसे उन्होंने एक वॉर एंड पीस नाम का एक एपिक लिखा था, बहुत बड़ा नॉवल है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा उसे पढ़ने में। आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम से पढ़ा था तो मुझे आई थिंक अभी भी मुझे याद है पूरा 1 मंथ लग गया था और काफ़ी मोटा है डेफिनेटली। मेरे पास और भी टास्क अवेलेबल था तो ऐसा नहीं कि नॉवल ही पढ़ता था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डी है, 1, 3 एंड 4 पॉइंट आर करेक्ट। ओके, तो जो सी पॉइंट है सेकंड पॉइंट है ये सही नहीं है, मतलब शी एक्सेप्ट द एग्जाइल टू विच शी हैज बीन कंडेम्ड। तो ऐसा नहीं था कि वो उसने एग्जाइल को मतलब वो अपने जो उसका लवर था उसके साथ ओपनली रह रही थी और ये लोगों को पता था वो कहाँ पे रह रही है, तो ऐसा नहीं था वो एग्जाइल में रह रही है। बट अल्टीमेटली 1, 3, 4 पॉइंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, religious controversies in England particularly during the 15th century led to the promotion of English prose, the British Empire, naval power, the missionary movement। तो यहाँ पर जो 15th सेंचुरी में जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे उस समय के जिसे हम लोग जो है बहुत फेमस है उस मूवमेंट का नाम, तो अगर आपको पता हो किसके बीच में दो लोग थे, दो गुट थे, उनमें बीच में आपस में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी वॉर भी टाइप का लड़ाई भी हुई थी आपस में। तो रिलीजियस कंट्रोवर्सी हुई थी 15th सेंचुरी में जिसकी वजह से प्रमोशन हुआ। किस चीज़ का प्रमोशन हुआ आपको बताना है। तो यहाँ पे जो प्रमोशन हुआ वो इंग्लिश प्रोज का हुआ। तो उस समय इंग्लिश प्रोज जो थे ड्रामा के फॉर्म में बहुत फेमस हुए थे इंग्लैंड में 15th सेंचुरी में, क्योंकि 15th सेंचुरी में पोइट्री भी इतना फेमस नहीं थी बट ड्रामा जो थे वो बहुत फेमस थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इंग्लिश प्रोज है, सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the portrait of a lady, Gilbert Osmond marries Isabel Archer because Osmond want to get hold of Isabel property। अब यहाँ पर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है नॉवल है जो जिसे हेनरी जेम्स ने लिखा है, जिसमें एक कैरेक्टर है गिलबर्ट ऑस्मंड, वो जो है इजाबेल से शादी करना चाहता है। तो क्यों शादी करना चाहता है? बिकॉज ही वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ द इजाबेल प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रॉपर्टी पे हत्याना चाहता है। दो ही डिड नॉट लाइक हर मोरल आइडिया अबाउट मैनी थिंग्स इन लाइफ, ही हैड होप टू विन हर ओवर। और जनरली जो उसके जो आइडियाज़ हैं उस लेडी के इजाबेल के उसे पसंद नहीं है, बट फिर भी जो है किसी भी तरह से उसके ऊपर वो जीतना चाहता है उसको। थर्ड पॉइंट है, ही रियलाइज दैट हर मोरल आइडिया वर क्वाइट डीप रूटेड। जब उसको पता चल जाता है कि भाई उसका जो मोरल आइडिया है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से डीप रूटेड है, तो इसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन से पॉइंट हैं। तो मैं आपको इस नॉवल के बारे में पहले कुछ आइडिया देता हूँ कि इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है ये जो नॉवल है ये हेनरी जेम्स ने लिखा है, जिसमें एक कैरेक्टर है इजाबेल आर्चर जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है। स्टार्टिंग में वो बहुत गरीब होती है बट धीरे बाद उसे कुछ मतलब मनी मिल जाता है, कोई उसका जो एक पर्सन है, कोई रिलेटिव है, काइंड ऑफ थिंग है, पर्सन है, उसके नाम पर काफ़ी जायदाद उसको दे देता है। तो ये जो देख के जो पर्सन है गिलबर्ट ऑस्मंड जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब उसके पीछे पड़ने का भी कारण होता है ना, इसके पीछे क्या होता है बताता हूँ मैं आपको मैं। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है 1881 में बुक पब्लिश हुई थी, नॉवल था जिसे हेनरी जेम्स ने लिखा था। बहुत अच्छा नॉवल है, पढ़िएगा कभी, विक्टोरिया एरा में लिखा हुआ नॉवल है। और ऑस्मंड की जो मैरिज है इजाबेल से वो एक तरह का षड्यंत्र है,
ऑजमोंड के बीच में और मैडम मार्ले के बीच में, जो कि फ्रेंच लेडी है। और वो ऑजमोंड के से ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ऑजमोंड की और मैडम मार्ले की एक बेटी है दोनों की, और वो जो बेटी है वो इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट इसका इन द सेंस क्या, उनकी आपस में शादी नहीं हुई है और बिना शादी के ही उनकी एक डॉटर हो जाती है जिसका नाम है पेंसी। अब वो जो पेंसी की देखभाल करना चाहती है मैडम मार्ले क्योंकि वो उसकी बेटी है। अब ऑजमोंड के पास कुछ भी नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने अय्याशी में अपना पूरा पैसा उड़ा चुका है। तो वो क्या करते हैं, एक लेडी को पकड़ते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में, जो कि इजाबेल है। इजाबेल के पास काफ़ी धन दौलत आ जाती है जिससे वो उसको कब्जा करना चाहते हैं उसके ऊपर, और इसी वजह से जो है वो उससे प्यार का ढोंग लगा रचता है जिससे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है शादी के बाद वो उसकी हो जाए। तो ऑजमोंड जो है इस तरह का जाल उसके अगेंस्ट में ये करता है इजाबेल के। तो इसमें लिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो 1 और 2 है केवल, तो 1 और 2, दैट इज 1 और 2 जो करेक्ट आंसर है। सो ए इज अ करेक्ट आंसर, 1 और 2 इज अ करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन और भी था उसमें, वो मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें जो वो ऑप्शन था वो उसको मैच नहीं करता है। ओके, तो ये आज का वीडियो है। आई होप आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को देखा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपका पूछना आपका बनता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी है, चैनल भी है, उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक मतलब आपने हमारे कोर्सेज के बारे में जानते नहीं तो जान लीजिए भाई, हमारी वेबसाइट पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी हमसे जो है हमें ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ईमेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो ये था आज के सेशन के बारे में। और अगर भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।